हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज जो है हमारी सिटी जो सूरत है वहाँ पे हमारे बिलाउड प्रेसिडेंट सर मनीष गुप्ता जी जो है वो सूरत आए थे और एक सेमिनार था। तो उसमें बहुत सारे सेंट्रल काउंसिल के मेंबर्स भी आए थे। उसके अलावा जो हमारे WIRC के जो चेयरमैन हैं और मेंबर्स जो है वो भी थे। और स्टार्टिंग में हमारा सेमिनार हुआ। सबसे पहले जैसे प्रेसिडेंट सर आए तो सूरत में EDP ट्रेनिंग चल रही है CS प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की। तो सबसे पहले उन्होंने उनके साथ इंटरेक्ट किया। फ़ोटोज़ वोटोज़ ऑफ कोर्स है वो तो क्लिक करवाएंगी। उसके बाद मुझे भी उनके साथ मिलने का मौका मिला। और उसके बाद जो है सेशन स्टार्ट हुए। सेशंस यानी कि प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, सेमिनार स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जो सूरत चैप्टर के चेयरमैन हो गए, हमारे सूरत के WIRC के मेंबर है भावेश रावल जी, उन्होंने भी अपना ओपिनियन और अपनी बातें रखी। उसके बाद डिफरेंट सेंट्रल काउंसिल मेंबर, WIRC के चेयरमैन, उन्होंने सबने अपनी अपनी बातें बताई। और फिर जो मोस्ट अवेटेड, जिनको सब लोग सुनना चाहते थे, हमारे प्रेसिडेंट सर वो आए और उन्होंने ढेर सारे जो ICSI जो है वो इनिशिएटिव्स ले रही है और आगे लेने वाली है उनके बारे में हमें अपडेट किया। जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स के रिलेटेड जो है वो 3 बातें जो है वो यहाँ पे बताई और जो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने वाला हूँ। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उसका रीज़न है कि मैंने जो वहाँ पे फिर मुझे लंच के टाइम पे जो है वो कुछ सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करने का मौका मिला और मैंने अपना एक ओपिनियन रखा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा वो ओपिनियन आपको कैसा लगा। तो देखते हैं उस पर इंस्टीट्यूट आगे कुछ वर्क करती है या नहीं करती है, लेकिन आप पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वो ओपिनियन आपको कैसे लगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे प्रेसिडेंट सर आए उन्होंने बताया, मैं आपको आज 3 बातें बताने वाला हूँ जो आपको ऑलरेडी पता होगी। कुछ बातें तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने बताया, जैसे कि सबको पता है, थोड़े दिन पहले ही आ गया था कि दिसंबर 2023 एग्ज़ाम ऑनवर्ड्स CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल के एग्ज़ाम्स में आप लोगों को 15 मिनट्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। एक्स्ट्रा इन द सेंस, आपको जो रहेगा पहले पेपर मिल जाएगा। आप 15 मिनट्स उस पेपर को रीड कर सकते हो, अपना प्लान बना सकते हो कि कैसे आप पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हो। और उसके बाद आपको 15 मिनट्स के बाद जो वो आंसर शीट मिलेगी। और ये बात सभी को बताएं, एग्जाम का टाइम जो रहेगा वो 2 बजे से स्टार्ट होगा। जो एग्जाम रहेगी वो 2 बजे से स्टार्ट होगी। एंड में आपको 15 मिनट्स मिलेंगे। पहले 2 बजे आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा और 15 मिनट्स के बाद आपको आंसर शीट मिलेगी। सेकेंड पॉइंट जो था वो था डिजिटल इवेल्युएशन ऑफ मार्कशीट्स। जैसे कि आप लोगों ने जो आंसर शीट लिखी हुई है, सॉरी मार्कशीट नहीं, आंसर शीट और डिजिटल इवेल्युएशन, जिसमें क्या रहेगा, आप लोगों का जो भी पेपर रहेगा तो जो भी चेक करने वाले जिनके पास जाने वाला है उनको उसकी फिजिकल कॉपी नहीं जाएगी। उनको स्कैन करके उनको आपकी स्कैन कॉपी जाएगी। वो उसको इवेल्युएशन करेंगे, अपने हिसाब से चेक करेंगे और उसके बाद एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से पूरा डिजिटली इवेल्युएट होगा। यानी कि कोई चांस ही नहीं है कि आपके कोई आंसर अनचेक रह जाए, क्योंकि वो सिस्टम उसमें एरर दिखा देगा और वो अपडेट कर देगा, भाई इस आंसर में आपने मार्क्स नहीं दिए, और टोटलिंग मिस्टेक भी उसमें नहीं होगी। तो ये आप अश्योर्ड रह सकते हैं, जो हमें प्रेसिडेंट सर ने बताया। उसके अलावा थर्ड पॉइंट उन्होंने हमें गैस करने का बोला, जो भी मेंबर्स थे, जो भी स्टूडेंट्स थे, उनको गैस करने का बोला कि आपको क्या लग रहा है थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है। तो उन्होंने फिर बताया थोड़े से पॉज के बाद कि जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इंस्टीट्यूट जो है आगे से जो भी एग्जाम्स होगी उसमें CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल में हर पेपर में वो जो है आगे बहुत जल्द है ना, ये एक पैटर्न बनाने वाले हैं कि एवरी पेपर में कम से कम 30 से 35 मार्क्स, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम नहीं, 30 से 35 मार्क्स के केस स्टडी बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस होंगे। जी हाँ, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट नहीं चाहती आप रट्टा मार के आए वो आंसर आपने लिख दिया। मतलब आप जो भी अब पढ़ाई करेंगे वो आपको एकदम समझ के करनी पड़ेगी। कोई भी तरीके से उस क्वेश्चन को घुमा के आ सकता है और उसके अलावा उसका आपको आंसर जो है वो आ सकता है। तो आप लोगों को जो है वो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये तो 3 बातें जो है वो उन्होंने बताई। बाकी मेंबर्स के बहुत सारी इनिशिएटिव्स की बात की गई थी, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेनली जो है हमारा चैनल जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है। तो वो हम लोग है ना उस बातों को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब जहाँ तक रही ओपिनियन देने की बात, तो मेरे लंच टाइम पे जो है वो कुछ सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स जो मेरे फ्रेंड्स भी एंड ऑल हैं, तो उनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया और उनको मैंने 1-2 बातें बताई। जैसे कि मैंने जो जनरली उनके साथ बात डिस्कस की और जो मैंने बोला है कि आप शायद आगे भी रख सकते हैं, आपकी जो भी काउंसिल की मीटिंग हो, तो उसमें ये थी CS ET के लिए। अब CS ET की एग्जाम्स क्या हो रही है, रिमोट प्रॉक्टर मोड से हो रही है, जो कोविड के टाइम से स्टार्ट हुई थी और इंस्टीट्यूट ने वही पैटर्न चलाई है। और अभी तक भी जो एग्जाम है वो रिमोट प्रॉक्टर मोड से हो रही है, यानी कि घर बैठे आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने उनको बताया ग्राउंड लेवल की रियलिटी, यानी कि उसमें क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट है जिनका एक बार में सब सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाते हैं, एग्जाम दे पाते हैं बिना कोई दिक्कत के, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको दिक्कतें आती है
जिनको दिक्कतें आती है, फिर उनको टेक्निकल एरर आती है, फिर किसी का मॉक टेस्ट नहीं चल रहा है, कोई एग्जाम के दिन अचानक से बंद हो गया, किसी का लेट शुरू हो रहा है, कोई पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया, और इन सब चक्कर में जो है वो स्टूडेंट जो है वो अपनी एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है और उनको बहुत दिक्कतें आ रही है। यानी कि स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम से 3 या 4 दिन पहले अपनी पढ़ाई को छोड़ के ये टेंशन में लगा है कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर चलेगा या नहीं चलेगा, मेरी मॉक टेस्ट तो हो गई लेकिन फाइनल एग्जाम होगी या नहीं होगी, और कुछ स्टूडेंट की मॉक टेस्ट भी नहीं हो रही है। मैंने उनको ये भी बताया कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट जो CA/CET में हैं उनके पास लैपटॉप नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए उनको लैपटॉप खरीदना पड़ा। जी हाँ, मेरे कितने स्टूडेंट्स ने ऐसा भी किया हुआ है, तो मैंने उनको बताया ऐसा हो रहा है। अब मैंने उनको उनका एक सॉल्यूशन भी दिया है कि ऐसा अगर पॉसिबल हो तो जैसे आपको रिमोट प्रॉक्टर मोड कंटिन्यू रखना है आप रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जिनके पास लैपटॉप नहीं है या फिर जिनको डर है हमारा सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा, ये जो आपका सॉफ्टवेयर है वो उसमें डाउनलोड करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, तो एटलीस्ट आप कुछ सेंटर्स भी रख सकते हैं। आप उसके लिए नॉमिनल फीस रख दीजिए 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़ के स्टूडेंट अगर चाहे तो अगर रिमोट प्रॉक्टर मोड से एग्जाम नहीं देना चाहता तो हमारे सेंटर्स रहेंगे, आप वहाँ पे सेंटर्स पे जाके भी ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। एटलीस्ट वहाँ पे जो एरर आएगी तो वो जो सेंटर्स रहेंगे उनकी मदद करेंगे, क्योंकि आपने हेल्पलाइन नंबर और ये सब भी रखा हुआ है, लेकिन वो कितने कॉल्स एक्सेप्ट करेंगे, और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो लोग कॉल रिसीव नहीं कर पाते या फिर रिसीव करते भी है या बहुत बार एंगेज ही आता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे जब एरर आएगी तो वो नंबर आपके बार बार एंगेज ही आते जाएंगे। तो ये एक मैंने उनको बोला है। एक और मैंने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, वो ये है कि CA/CET की जो एग्ज़ाम्स हो रही है उसमें चलिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब भी वही होता है कि आपको करंटली अपडेटेड रहना पड़ेगा, लेकिन जो पेपर्स हो रहे हैं उसमें बहुत बार एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स और लास्ट एग्जाम में तो लीगल एप्टीट्यूड यानी कि लॉ वाला जो पेपर रहता है उसमें भी बहुत कुछ बाहर का था। अब आप एंट्रेंस वाले स्टूडेंट से इतना एक्सपेक्टेशन करेंगे कि उसको लॉ का भी जो लॉ उसने पढ़े नहीं है या फिर जो लॉ जो लिमिटेड है उनके सिलेबस में, और थोड़ा इतना सारा घुमा फिरा के पूछना एट द एंट्रेंस लेवल, और स्पेशली लीगल एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स में भी। इकोनॉमिक्स में आपने सिर्फ 5 चैप्टर्स दिए हैं, इकोनॉमिक्स वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, बिजनेस इन्वायरमेंट के नहीं, तो उसमें आपने 5 चैप्टर्स दिए हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ बाहर का आ रहा है वैसा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज़्यादातर पार्ट जो रह रहा है एंट्रेंस एग्जाम में वो सिलेबस के आउट बाहर का आ रहा है। तो इससे क्या होता है, जैसे एग्जाम्स होती है तो स्टूडेंट्स तो ठीक है, उनको वो तो डिमोटिवेटेड लगता ही है, साथ ही साथ पेरेंट्स भी जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर कि भाई ऐसे ही होता है क्या, CS की एग्जाम्स में सब कुछ बाहर का आ जाता है। क्योंकि स्टूडेंट के लिए अगर आप 140 MCQs जो रहते हैं 35x4, हर पेपर में 35 MCQs होते हैं, तो 140 में से अगर 20, 30 या 40 MCQs अगर आप बाहर से पूछेंगे जो सिलेबस के नहीं है, तो उनको क्या लगने लगता है सब कुछ बाहर से ही आता है। तो उनको फिर समझाना पड़ता है कि नहीं सर ये एंट्रेंस लेवल पे ठीक है ऐसा हो रहा है, एक्सिक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल पे इतना नहीं होता है। हाँ, एक्सिक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल पे आपको कंसेप्चुअली पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो चीज़ें घुमा फिरा के आती है, लेकिन एक अगर उनका भरोसा उठ जाए एंट्रेंस लेवल पे अगर ऐसा हो रहा है तो वो लोग एंट्रेंस से बच्चा आगे नहीं बढ़ता है, एक्सिक्यूटिव लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाता है। तो आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें जो है वो एंट्रेंस लेवल पे ना हो, बच्चा मोटिवेटेड रहे, एक्सिक्यूटिव में भी आए, फिर आप एक्सिक्यूटिव में उसको घुमा फिरा के, क्योंकि एक्सिक्यूटिव में जो है सिलेबस भी अच्छा है, आप उस सिलेबस भी अच्छा है और वो सिलेबस को आप घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, तो उसमें वी कैन अंडरस्टैंड। तो ये मैंने एक रखा उनके सामने रिकमेंडेशन, उन्होंने मुझे अश्योरिटी दी है कि जब भी उनकी नेक्स्ट मीटिंग होगी तो उसके सामने ये बात जो है वो ज़रूर रखी जाएगी। तो होपफुली अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपको ये रिकमेंडेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और बाकी अगर आपको ऐसे ही अपडेटेड रहना है और अगर आप ऐसे रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप सबसे पहले चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।